So, dear students, I am Professor Sabir Jan and you are watching my YouTube channel Chemistry with Professor Sabir Jan. Today we will discuss Rayleigh's law. लेकिन Rayleigh's law पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। मोल फ्रैक्शन जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें A और B दो कंपोनेंट्स मौजूद है। A सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है। तो A के नंबर ऑफ मोल्स है Na और B के नंबर ऑफ मोल्स है Nb। A का मोल फ्रैक्शन है Xa और B का मोल फ्रैक्शन है Xb। तो Xa बराबर है A के नंबर ऑफ मोल्स यानी Na डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। Na प्लस Nb। A का मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्यूशन में A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब के नंबर ऑफ मोल्स। So this is mole fraction of A. Mole fraction of B, Xb. This is equal to number of moles of B and B divided by total number of moles Na plus Nb. Na plus Nb. तो किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन में, उसी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूशन में, उसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये उसका मोल फ्रैक्शन है। तो इट इज डिफाइंड एज इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट divided by total number of moles of all components in mixture या solution। किसी भी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर होता है उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं टोटल सारे कंपोनेंट्स के। तो ये उसका मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस of all components in solution is equal to 1। सेकंड यानी अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, फर्ज करिए सॉल्यूशन है या मिक्सचर है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट्स है, ए सॉल्वेंट है हमारा, बी सॉल्यूट है। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी ये बराबर होता है 1 के। दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, जिसका मतलब ये है कि एक्स ए जो है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। एक्स बी जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1।
एक्स ए 1 के बराबर नहीं होगा, एक्स बी 1 के बराबर नहीं होगा, दोनों का सम 1 के बराबर होगा। यानी एक्स ए जो है वो 1 से कम होगा और एक्स बी ये भी 1 से कम होगा। ये सॉल्यूशन के लिए होगा फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर है। अगर आप इसको 0.3 लेते हैं तो ये 0.7 होगा, क्योंकि इसका सम 1 होना चाहिए। और अगर ये वाला आप 0.5 लेते हैं तो ये भी 0.5 होगा, क्योंकि इसका सम 1। अगर इसको 0.7 तो ये 0.3 होना चाहिए। सम इसका 1 के बराबर, तो लिहाजा कोई भी कंपोनेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन वो 1 से कम रहेगा। इसका मोल फ्रैक्शन भी 1 से कम होना चाहिए और दोनों मोल फ्रैक्शन जो है उसका सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का 1 से कम होगा। सॉल्यूशन में अगर हम पेवर कंपोनेंट्स लेते हैं, जैसे आपके पास पेवर ए है, हमने पेवर सॉल्वेंट लिया है ए, बी मौजूद ही नहीं है, तो इसमें सारे मोल जो है वो किसके होंगे, ए के होंगे। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, अब ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स ए क्या हो गया, यहाँ पर ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने, एन ए है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो सिर्फ ए के नंबर ऑफ मोल्स है एन ए, तो लिहाजा ये 1 के बराबर होगा। लेकिन ये कहाँ पर, पेवर ए के लिए, दिस इज फॉर पेवर ए। और सिमिलरली पेवर बी के लिए एक्स बी जो है वो 1 के बराबर होगा। लेकिन सॉल्यूशन में एक्स ए जो है वो भी 1 से कम होगा और एक्स बी जो है वो भी 1 से हमेशा कम रहेगा। और अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन खुद ब खुद कम होगा। यानी आपने एक्स ए लिया था 0.1 और एक्स बी लिया था 0.7, आपने एक्स ए को बढ़ा दिया 0.5 कर दिया 0.3 से, तो एक्स बी खुद ब खुद कम हो जाएगा 0.7 से 0.5। यानी अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो ये वाला कम होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए। यानी अगर आप ए के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, एन ए को बढ़ा रहे हैं, और एन बी जो है वो फिक्स है, एन ए आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है आप एक्स ए को बढ़ा रहे हैं, एन बी नंबर ऑफ मोल्स बी के वो फिक्स है, लेकिन फिर भी एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन बी का वो डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोल्स कम नहीं करे, लेकिन फिर भी इसका मोल फ्रैक्शन वो डिक्रीज होगा, क्योंकि आप ए के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, जिससे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। जब ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो बी का मोल फ्रैक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं रेलेट्स लॉ को। राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। दिस इज अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, हम इसको टाइप 1 मानते हैं। टाइप 1 पहले किस्म का सॉल्यूशन और टाइप 2 सॉल्यूशन। तो टाइप 1 में हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, यानी दोनों वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो ये लिक्विड होता है जो कि वेपर में कन्वर्ट होता है। और टाइप 2 जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट जो है ये नॉन वोलेटाइल, यानी जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, यानी ये सॉलिड है।
और जो सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल है जो कि वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी ये लिक्विड है। तो पहला सॉल्यूशन हमारा है ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। तो इन दोनों के बारे में हम रायलेट्स लॉ को डिस्कस करते हैं। हम हमेशा ए को मानते हैं सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट रखेंगे, और जो बी है उसको सॉल्यूट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है ये वाला, तो इसमें जो ए है ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, हमारा ये वाला कंपोनेंट मोर वोलेटाइल होगा, और जो बी होगा वो क्या होगा, लेस वोलेटाइल। और जो दूसरे तरह का सॉल्यूशन है उसमें तो जो ए है, ए ये हमारा सॉल्वेंट है और बी जो है वो हमारा सॉल्यूट है। तो यहाँ पर तो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, ये तो वोलेटाइल नहीं होगा। ये टाइप 1 सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। और जो टाइप 2 सॉल्यूशन है उसमें हमने सॉल्वेंट है जो है वो उसी तरह वोलेटाइल होगा, और जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड है, वो नॉन वोलेटाइल होगा। तो पहले हम ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको डिस्कस करते हैं, रायलेट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, या रायलेट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसको डिस्कस करेंगे। तो रायलेट्स लॉ फॉर वो सॉल्यूशन ऑफ volatile solute in volatile solvent, या आप सिंपली कह सकते हैं फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ये है हमारे पास सॉल्वेंट ए जिसके Na नंबर ऑफ मोल्स है और प्योर ए है। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं सरफेस के ऊपर वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, और जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इस हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये वेपर्स जो है ये लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो है P नॉट ए। P नॉट ए क्या है, पेवर ए जो है उसके जो वेपर है वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ए के मॉलिक्यूल्स पे, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल पे, तो ये है P नॉट ए, यानी P नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ पेवर ए। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट है पेवर बी है, ठीक है, पेवर बी, यहाँ पर बी है लिक्विड स्टेट में, उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस पर, वो प्रेशर है P नॉट बी। P नॉट बी क्या है, यानी पेवर बी जो है उसका वेपर प्रेशर है, और P नॉट ए पेवर ए का वेपर प्रेशर है। तो जब हम ए और बी दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है जिसमें ए और बी दोनों मौजूद होते हैं, ए और बी दोनों। अब इस सॉल्यूशन में
इसके सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और बी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ए के जो वेपर्स है सॉल्यूशन के ऊपर, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं सॉल्यूशन पर, वो है पी ए, और जो बी के वेपर्स है वो सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो है पी बी। सो पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए above the solution, and Pb is the vapor pressure of B above the solution, while P naught B is the vapor pressure of paver B, and P naught A is the vapor pressure of paver A। यहाँ पर ये पेवर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर है P naught A, ये पेवर सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर है P naught B, और जब इन दोनों को मिला है सॉल्यूशन बना, तो यहाँ पर A और B दोनों मौजूद हैं, तो A के वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो है PA, और जो बी के वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो है पी बी। तो रॉयलेट्स लॉ हमें ये बताती है कि ये जो पी नॉट ए है और पी नॉट बी, यानी ये ज़्यादा होता है, पी नॉट ए ज़्यादा होता है पी ए से, और पी नॉट बी ज़्यादा होता है पी बी से। ठीक है, यानी रॉयलेट्स लॉ हमें ये एक्सप्लेन करती है कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। What is P naught A? It is the vapor pressure of paver A. Or what is PA? It is the vapor pressure of A in the solution. तो P naught B जो है वो ग्रेटर होता है P B से, यानी यहाँ पर पेवर B का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, लेकिन जब A और B मिलाते हैं तो उसमें जो B का वेपर प्रेशर है वो कम होता है इस पेवर B के वेपर प्रेशर से। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है, फिर उसके लिए रॉयलेट्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास ए के मॉलिक्यूल्स है और ये हमारे पास बी के मॉलिक्यूल्स। अगर हम पेवर ए लेते हैं, पेवर ए, तो उसके सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स इसी तरह होंगे। यहाँ पर भी ए के मॉलिक्यूल होंगे बल्क में, लेकिन हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं क्योंकि ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सरफेस के मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ पेवर ए, और ये हमारे पास पेवर बी है जिसमें बी के मॉलिक्यूल्स है सरफेस पर, सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। यहाँ पर बल्क में भी यानी लिक्विड के अंदर भी बी के मॉलिक्यूल है, लेकिन हमने सरफेस के मॉलिक्यूल को शो किया है। तो ये पेवर बी है, ये पेवर ए है। ठीक है, ये अलग अलग कंटेनर में। तो यहाँ पर सरफेस पर चूंकि सारे ए के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो जब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं पी नॉट ए, और यहाँ पर सिर्फ बी के मॉलिक्यूल हैं, ये जब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे पी नॉट बी। जब इन दोनों को मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन में ए और बी दोनों मौजूद होते हैं। तो सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है, ए के मॉलिक्यूल्स, और जगह जगह पे बी के मॉलिक्यूल भी मौजूद है। यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर तो ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ए के मॉलिक्यूल सरफेस पर कम हो गए क्योंकि बीच में बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। यहाँ पर ए के मॉलिक्यूल सरफेस पर ज़्यादा हैं पेवर ए में, जबकि सॉल्यूशन में बी के मॉलिक्यूल भी सरफेस पर आ गए, सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल कम हो गए, तो वेपर इनके कम बनेंगे और इस वजह से पी ए जो है यानी ए का वेपर प्रेशर भी कम होगा। वेपर्स कम होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बी का वेपर प्रेशर देखें तो बी के मॉलिक्यूल्स जो एवापोरेट होते हैं और जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो है पी बी। तो चूंकि बी के मॉलिक्यूल सरफेस पर कम है तो कम मॉलिक्यूल जाएंगे वेपर फेज में और उनका प्रेशर भी कम होगा।
बी के मॉलिक्यूल क्यों कम है? क्योंकि बीच में सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल भी आ गए। यहाँ पर प्योर बी है, सिर्फ बी के मॉलिक्यूल हैं तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेपर में जाएंगे, ज़्यादा वेपर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन में सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल के साथ साथ बीच में ए के मॉलिक्यूल आ गए, तो सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल कम हो गए और इस वजह से कम वेपर में जाएंगे और कम वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो अब रॉलेट्स लॉ क्या कहते हैं इसके बारे में, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में रॉलेट्स लॉ हमें बताती है कि सॉल्यूशन के ऊपर जो ए का वेपर प्रेशर है पी ए जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए यानी ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर कितना होगा, जितना सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन होगा। अगर ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा तो फिर ए का वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा होगा। इसी तरह जो पी बी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर वो ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा है तो ए का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो पी ए बराबर हो गया पी नॉट ए into XA, where P naught A is proportionality constant and P naught A क्या है हमारा, this is vapor pressure of paper A. P naught A is vapor pressure of paper A. और अगर इसको हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी नॉट बी जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और पी नॉट बी क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ पेवर बी। सो पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ पेवर बी। क्योंकि पेवर ए का वेपर प्रेशर किसी फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स रहता है तो लिहाजा ये कांस्टेंट है, और इसी तरह किसी खास टेम्परेचर पे बी का वेपर प्रेशर भी फिक्स रहता है तो पी नॉट बी भी फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स रहता है। और हम कह सकते हैं कि चाहे ए हो या बी हो, उसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स के जो सॉल्यूशन में होते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ any component above solution is directly proportional to its mole fraction in solution। किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशन में मौजूद है। तो ये वाला हमने वर्ड्स में लिखा कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशन में होता है। अगर हम इसको लिखे वर्ड्स में तो हम रॉलेट्स लॉ की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, XA is the mole fraction of A in solution multiplied by vapor pressure of paper A, vapor pressure of paper A, P naught A is the vapor pressure of paper A। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं इस तरह, vapor pressure of B is equal to mole fraction of B in the solution multiplied by vapor pressure of paper B। तो रॉलेट्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। Vapor pressure of any component
above solution is equal to mole fraction of that component in solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state. Vp for vapor pressure. Vapor pressure of any component A or B, vapor pressure of any component, this is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in pure state. So ये रहा की सेकेंड डेफिनेशन है। चलिए हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन के ऊपर, उसको हम देखते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इनटू एक्स बी। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट अगर है, सॉल्यूशन है और उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट मौजूद है, सॉल्यूशन में ए और बी मौजूद है, ए के नंबर ऑफ मोल्स इन ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स इन बी, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। सॉल्यूशन के ऊपर ए का वेपर प्रेशर है पी ए और जो बी है उसका वेपर प्रेशर है पी बी, ठीक है। यानी एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, mole fraction of A in solution and A number of moles of A in solution and PA is vapor pressure of A above solution. Similarly, XB mole fraction of B in the solution and B number of moles of B in the solution and PB is the vapor pressure of B above the solution. तो चूंकि दो कंपोनेंट है ए और बी, ए का वेपर प्रेशर है पी ए और बी का वेपर प्रेशर है पी बी, तो डाल्टन लॉ कहती है उसके मुताबिक टोटल जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर, ये टोटल वेपर प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। यानी पी टोटल जो है, टोटल वेपर प्रेशर बराबर है पी ए प्लस पी बी, या पी टोटल जिसे हम कह सकते हैं पी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर है ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। हमें पता है पी ए क्या है, पी नॉट ए इनटू एक्स ए, तो हम पी ए की जगह वैल्यू पुट करते ये वाली पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो दिस इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी के वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप इसको, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के वो बराबर होते हैं, जैसे एक्स ए जो है ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का बराबर होता है उस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स
divided by total number of moles. यहाँ पर total number of moles Na plus Nb है, तो XA is equal to A के number of moles divided by A के number of moles plus B के number of moles. इसी तरह XB बराबर है B के number of moles divided by A के number of moles plus B के number of moles. तो XA और XB की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो गया P नॉट A और XA की जगह ये वैल्यू पुट करें NA बटा NA प्लस NB प्लस P नॉट B और XB की जगह ये वैल्यू पुट करें NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB बटा NA प्लस NB. तो ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का. ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर हम आगे प्रोसीड करें, हमें एक और चीज पता है XA प्लस XB दिस इज इक्वल टू 1. XA किसके बराबर है, XB को इधर ले आए तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस ये माइनस हो जाएगा XB 1 माइनस XB. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर XA की वैल्यू पुट करते हैं, इसी इक्वेशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, इसमें हम XA की वैल्यू पुट करते हैं इसी इक्वेशन में. पुटिंग वैल्यू ऑफ XA इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो वैल्यू है XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB यहाँ पर पुट करें तो P सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू P नॉट A XA की जगह 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB. थोड़ा सा पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं. P सॉल्यूशन is equal to P naught A 01 P naught A into minus XB. This is minus P naught A XB plus P naught B into XB. अब इसको रीअरेंज करते हैं, इसको स्टार्ट में लिखते हैं प्लस वाला, फिर ये माइनस वाला और आखिर में ये लिखते हैं. हम लिख सकते हैं P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P naught B into XB, P naught B XB minus P naught A XB plus P naught A. ये इक्वेशन हमारे पास आ गया. अब इन दोनों में XB को कॉमन लेते हैं. ये वाला इक्वेशन मैं ऊपर दोबारा लिखता हूँ. P सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करते, इसको पहले चलो ये रीअरेंज है P नॉट B XB माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट A. ये वाला इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दिया. इसमें से XB को कॉमन लेते हैं तो P सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर है, यहाँ पर रह गया P नॉट B माइनस P नॉट A और XB को हमने कॉमन लिया प्लस P नॉट A. ये वाला दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 2 है. अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यानी ये क्या है, दिस इज y इक्वल टू ये है m और दिस इज x, दिस इज m इज x प्लस अपनी जगह पे एंड दिस इज इंटरसेप्ट, PA इज द इंटरसेप्ट. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है जो कि हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहा है,
इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ग्राफ को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर एक्स बी 1 के बराबर होगा फिर क्या होगा, और अगर एक्स ए 1 के बराबर है फिर टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। हम फर्ज करते हैं कि एक्स ए जो है, सॉरी एक्स बी, दिस इज इक्वल टू 1। जब एक्स बी 1 हो गया तो ये प्योर बी हो गया। इनके सॉल्यूशन में हमेशा किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता है। यानी अगर आपके पास एक्स ए प्लस एक्स बी ये 1 के बराबर है, आपने एक्स बी को 1 मान लिया, ये 1 मान लिया। ठीक है, तो एक्स ए कितना हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि सम तो 1 के बराबर है, इन दोनों का सम 1 है। एक्स बी आपने 1 मान लिया तो ये 0 हो गया, जिसका मतलब ये है कि ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक्स बी तो मौजूद है, यानी बी तो मौजूद है इसमें, लेकिन ए कंपोनेंट मिसिंग है, ए कंपोनेंट नहीं है, यानी ये प्योर बी है, ए उसके साथ नहीं है। अगर बी का मोल फ्रैक्शन आपने 1 लिया, इसका मतलब है ये प्योर बी है, तो दिस इज अ प्योर बी। यहाँ पर अगर हम एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इससे आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स बी 1 है तो ये उसी तरह रखते हैं, P नॉट बी माइनस एक्स ए कितना हो गया, पी नॉट ए, क्योंकि ए तो 0 है तो पी नॉट ए 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, और एक्स बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, प्लस पी नॉट ए कितना हो गया, क्योंकि ए 0 है, ए कंपोनेंट नहीं है सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करें तो P इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा P नॉट बी, P नॉट बी, यानी टोटल जो वेपर प्रेशर है वो किसका वेपर प्रेशर है, पेवर बी का वेपर प्रेशर है, क्योंकि P नॉट बी क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी इन पेवर स्टेट, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज पेवर बी। ये क्या हो गया, पेवर बी हो गया। इसी तरह से अगर हम एक्स ए को 1 मानते हैं, एक्स ए को 1 रखा तो एक्स बी कितना हो गया, ये 0 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो ये 0, क्योंकि इनका सम 1 के बराबर होगा, तो एक्स बी हमारा 0 हो गया। तो चले इसी इक्वेशन में अब दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं, पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इनटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। यहाँ पर हम एक्स ए 1 पुट करते हैं और एक्स बी 0, तो एक्स बी की जगह यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो P बराबर है एक्स बी 0 पुट करते हैं, यानी बी मौजूद ही नहीं है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ठीक है, ये अगर आप पुट करते हैं P नॉट बी माइनस P नॉट ए, आपने एक्स बी को 0 रखा तो ये 0 हो गया, प्लस P नॉट ए, ये सारा 0 हो जाएगा, तो P बराबर है P नॉट ए के, यानी इस सॉल्यूशन में क्या है, सिर्फ ए मौजूद है, सो दिस इज प्योर ए। क्यों, क्योंकि सिर्फ ए का वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, बी तो 0 लिया है आपने, तो ये सिर्फ ए का वेपर प्रेशर है। अब तीसरा केस अगर हम ले लें जिसमें दोनों के मोल फ्रैक्शन वो 1 से कम हो, यानी एक्स ए लेस देन 1 और एक्स बी लेस देन 1, तो अब ये क्या है, दिस इज सॉल्यूशन, इसमें दोनों कंपोनेंट मौजूद है और एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का सम 1 के बराबर है। यहाँ पर अगर आप एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू है एक्स बी की 1 से कम उसको पुट करेंगे,
और ये क्या है, P नॉट A इज द वेपर प्रेशर ऑफ पेवर A, P नॉट B इज द वेपर प्रेशर ऑफ पेवर B। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो एक और चीज यहाँ पर हम देखते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है इसमें A और B दोनों मौजूद है। A का मोल फ्रैक्शन है XA और B का मोल फ्रैक्शन है XB। सॉल्यूशन के ऊपर जो A का वेपर प्रेशर है वो है PA, जो B का वेपर प्रेशर है वो है PB। तो XA क्या है, XA इज द मोल फ्रैक्शन, बल्कि यहाँ पर लिखा है XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। ठीक है, XB क्या है, XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये वेपर्स में जाएंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है B और वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिसे वेपर प्रेशर ऑफ A और वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन या PA PB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जो वेपर्स है उसका जो मोल फ्रैक्शन है हम मान लेते हैं YA, A का वेपर प्रेशर है इन वेपर, A का मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, और YB दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर स्टेट। तो जैसे हमारे पास XA और XB ये मोल फ्रैक्शंस है इन सॉल्यूशन, these are mole fractions of A and B in solution। इसी तरह YA और YB these are mole fraction of A and B in vapor phase में इसके मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन XA है, वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन YA, सॉल्यूशन में B का मोल फ्रैक्शन XB और वेपर फेज में B का मोल फ्रैक्शन YB है। और जो XA है दिस इज नॉट इक्वल टू YA। A का जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है वो इससे मुख्तलिफ है, और जो B का मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर वो इससे मुख्तलिफ है, दिस इज नॉट इक्वल टू YB। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने माना था कि A जो है मोर वोलेटाइल है B से, तो A के ज़्यादा वेपर बनेंगे, B के कम वेपर बनेंगे, तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो इससे मुख्तलिफ होगा। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर जो A है उसका मोल फ्रैक्शन है 0.6 और B का मोल फ्रैक्शन है 0.4। तो A चूंकि मोर वोलेटाइल है, हमने माना था A इज मोर वोलेटाइल, तो A के ज़्यादा वेपर बनेंगे, तो ज़्यादा वेपर्स का मतलब ये है कि इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी ये बनेगा 0.7 और ये यहाँ पर YB जो है ये 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन का सम है 1 के बराबर है, इधर मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर है, लेकिन सॉल्यूशन फेज में जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंट है। XA के यहाँ पर 6 है 0.6, जबकि वेपर फेज में जो YA है यानी A का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उसका वो क्या है 0.7 है। इसी तरह B का मोल फ्रैक्शन XB सॉल्यूशन में 0.4 है, जबकि B का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में यानी YB वो 0.3 है। तो इस वजह से XA जो है लिक्विड स्टेट में जो है सॉल्यूशन स्टेट में वो डिफरेंट है YA से, इसकी वैल्यू मुख्तलिफ। इस तरह XB भी उससे मुख्तलिफ है, जिसका मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूशन को डिस्टिल करेंगे या हीट देंगे और सॉल्यूशन वेपर्स में जाएगा
तो ए मोर वोलेटाइल होने की वजह से ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर बढ़ेगा और बी लेस वोलेटाइल होने की वजह से बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कम होगा। तो कंपोजिशन, ये जो कंपोजिशन है, ठीक है, यानी यहाँ पर इनकी जो रेशो है ये डिफरेंट होगी वेपर फेज में। तो कंपोजिशन जो है वो चेंज होगी वेपर फेज में मुख्तलिफ होगी कंपोजिशन, और लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी। तो कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा, डिस्टिलेशन करते वक्त कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। वेपर फेज में डिफरेंट कंपोजिशन होगी और लिक्विड स्टेट में डिफरेंट कंपोजिशन होगी। अब हम रॉयलेट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल representation of Raoult's law.